सबसे पहले आप सभी को शिखर परिवार की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात तो ये कि हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। यह तो सभी को पता है कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बहुत से अनुच्छेद जो हमारे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो तैयार था वो इसका कारण ये था कि एक लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में। उस टाइम पे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा था कि हम इसी 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्र तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हो गया था, तो इसलिए ये दिन रखा गया था 26 जनवरी 1950। देखिए, संविधान बनाने में किसी एक पर्टिकुलर इंसान का योगदान नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है या जिन्होंने संविधान बनाया था तो ये बोल रहे थे कि सभी के सभी किसी ना किसी चीज़ का बहाना लेके वहाँ से चले गए थे कि मुझे शादी में जाना है, मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है, मुझे वहाँ पे जाना है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगातार उस काम को करते रहे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार उस काम के लिए लगे रहे, और आखिरी में जाकर हमारे एक ऐसा संविधान दिया जो पूरी विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, जो सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए या किसी एक क्या देते, वैसे मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। अभी मैं एक जगह गया था, वहाँ पे मतलब वहाँ का एरिया ना, ऐसा हमारा एरिया बहुत अच्छा है इस मामले में। वहाँ पे अगर आप 2 मिनट किसी के साथ बात करोगे वहाँ पे, तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ये बताओ आप कौन सी जाति के हो। और ये मैं ना खुद अपनी आंखों से देखा। वहाँ पे जितने बात कर रहे थे आपस में, तो पहले तो कुछ देर बात करते थे, उसके बाद पूछते थे आप कौन सी जाति के हो। मतलब एक जाति देख के वहाँ पे लोगों का स्टेटस जज किया जाता था। अगर आप एक छोटी जाति से बिलोंग करते हो तो आपके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, और अगर आप वहीं एक ऊंची जाति से बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं है कि आज जात पात खत्म हो गया। जात पात आज भी बहुत है हमारे समाज में, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं होता ही होगा। कभी देखना तो आपको खुद फील हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ आज भी है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आप एक ही से कर सकते हो, आपके पास एजुकेशन। एजुकेशन पावर इज मोस्ट पावरफुल। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन लेकर आपको नौकरी करनी है। क्या क्या पता भगवान आपको मालिक बनाना चाहता हो, समझ रहे नहीं। अगर एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ दोनों आलू बेच रहे हैं, तो जो पढ़ा लिखा है ना वो उससे अपर की सोचेगा कि हाँ मुझे कैसे जाके आगे पहुंचना है, अपना बिजनेस कैसे डेवलप करना है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई जरूर थोड़ा नहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक स्किल है, उनके पास एक उन्होंने एजुकेशन है, उन्हें पता कि कैसे कैसे क्या करना है। और एक अनपढ़ को तो वो भी नहीं पता कि हाँ पैसे कितने दे दिए, किसने दे दिए कि भाई दिहाड़ी 500 रुपया ले भाई, खुले हुए नहीं है, बाद में ले लिए, बस ट्विटर का हो जा कि चलो भाई। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसमें ना सिर्फ इतना खो जाओ कि हाँ भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये, हमारे यहाँ पे जितने बैठे हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, अगर कोई करोड़पति होता तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई पढ़ता है यहाँ पे आके। कोई नहीं पढ़ा था। सब क्या करते हैं कि चल भाई 5-4 लाख रुपए लगा दिए, एक बिजनेस खड़ा कर लिया, अपना वहीं पे पूरी जिंदगी काट दी। अपनी ना एक पहचान बनाओ। पहचान बनाने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने नौकरी लग गई बस वहीं पे रुक गए। अगर आपकी नौकरी भी लग जाती है तो वहीं नहीं रुकना, उससे आगे निकलना। चाहे डिपार्टमेंटल आगे निकलो, चाहे कहीं पे फॉर्म निकलते हैं वहां पर आगे निकलो, लेकिन एक पहचान होती है ना। क्योंकि हमारे साथ साथ ना, मतलब अपनी पहचान ना ऐसे बनाओ कि जाते हो ना, अगर हमारे मम्मी पापा भी जा रहे हैं रास्ते में, वो क्या है कि हाँ ये देखो उनके मम्मी पापा हैं, उस टाइम पे ना मम्मी पापा को बहुत गर्व फील होता है। लेकिन एक बात हो रहा है, अगर हम कहीं भी फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, देखो मेहनत सब करते हैं, लेकिन कहीं आकर आखिरी में ही आके बिल्कुल सारे पड़ाव पार कर लिए और आखिरी में आके फेल हो गए, तो हम तो टूटते ही टूटते हैं। लेकिन जो हमारे माँ बाप है ना, वो हमें देख देख कर टूटना शुरू हो जाए, लेकिन वो बेचारे किसी को बता नहीं सकते। अब हम उस एज में है कि हम किसी को बता नहीं सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा। भाई हम उस एज में है कि हम अपने प्रॉब्लम हमें खुद से हैंडल करनी पड़ेंगी। या कोई ऐसा हो कि अगर बहुत देखो, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर होती होगी। अगर वो टूट जाता है तो कि अपनी फैमिली को बोल नहीं सकता, अपनी फैमिली के सामने क्या बोल लगा।
ये सोचा गया कि यार मैं इतना बड़ा होके उन्हें बोल लूँ, बताओ उन्हें परेशान करूँगा। लेकिन माँ-बाप ऐसे होते हैं कि वो चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वे बताते नहीं, लेकिन वे खुद भी घुटना शुरू हो जाएँ। कभी इस चीज़ को आप नोटिस करके देखना, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपके मम्मी-पापा आपसे ज़्यादा परेशान होंगे। कभी आपके लिए लो भाई खाना खा ले, कि मुझे अभी भूख नहीं है। वैसे प्रॉब्लम में किसी को भूख नहीं लगती, जब कोई परेशानी होती है किसी को भूख नहीं लगती। लेकिन मम्मी-पापा क्या कहते हैं ना भाई खाना खा ले, अगर हम नहीं खाते ना, तो वो उस रात भूखे रह लेंगे, वो भी नहीं खाने के। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में या कहीं न कहीं किसी पड़ाव पे, आदमी टूट जाता है अंदर से। एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं ना, पता चला कि यार मैं तो फेल हो गया इसमें, मेरा एग्ज़ाम कि होने का नहीं, तो घर आने का नहीं मन करता। ये सोचा यार क्या करूँ? दिमाग आउट हो जाए वहीं से कि क्या करूँ? ऐसा लगा सब खत्म, कुछ नहीं रहा। लेकिन उस टाइम वही टाइम ऐसा होता है जब आप सबसे मजबूत हो जाते हो। समझ गए नहीं? बार-बार हारोगे, तो एक टाइम ऐसा मिलेगा कि हाँ, आपको पता है कि कहाँ गलती हुई थी और उस गलती को आप सुधार लोगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शिखर अकेडमी आपकी पूरी तरह से सपोर्टेड है। किसी भी आप आपको पहले भी कहा था कि चाहे तो आप किसी सर से भी डिस्कस करिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि यार मैंने बहुत सी बार ऐसा देखा कि मम्मी-पापा ना अपने खर्चों में कमी कर देते हैं आज भी, कोई भी देख लेना। आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी के जूते होंगे ना, तो उनके पास वही 250, 300, 400, 500 बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो अपने खर्चों में कमी करते हैं हमारे लिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लें। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं गरीब पैदा हुआ, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं गरीब ही मर गया ना, तो इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती रहेगी। क्यों मैंने कोशिश ही नहीं करी आगे बढ़ने की कुछ, ना कुछ मेहनत करी मैंने। अगर आप गरीब पैदा हुए ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन इस गरीबी से अपने आप को और अपनी फैमिली को निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है। 2 ही चीज़ें पढ़ाएँगे आपको, या तो मजबूरी या ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी से पढ़ोगे, तो जल्दी सक्सेस हो जाओगे, जल्दी कुछ कर लोगे। मजबूरी में पढ़ोगे, उस टाइम पे पढ़ोगे जिस टाइम पे दिखेगा कि एज निकलने वाली है अब। वही मजबूरी है फिर। फिर पता चलेगा सिलेबस भी नहीं पूरा हो रहा है यार, क्या करूँ बताओ? और सच्चाई है ये। शुरू में हम क्या करते हैं, अरे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में पढ़ लेंगे। सच्चाई है, एक बार फ़ोन में लग गए ना, तो 2 घंटे कहीं नहीं गए। यार अगली रील देख ले, जब तक मैसेज नहीं आ जाता ना कि हाँ डाटा 90% खर्च होगा आपका। अब अभी तो 10% बच रहा है, इसमें देख लेंगे क्लास बस। समझ गए नहीं? जब तक उसमें रील चलाए जाएँगे, यूट्यूब पे चलाए जाएँगे। और जब 90% खर्च हो जाएगा कि अच्छा चल थोड़ी देर पढ़ ले, पता चला तो 11:30 बज गए, चल आधा घंटा पढ़ लेंगे, 12 बजे फिर सवेरे को 6 बजे उठना भी, 6 बजे पता चला 6 बजे का अलार्म भरा, अगर क्लास तो 8:30 बजे, कोई बात नहीं 7 बजे उठेंगे आराम से, मुँह धो के ही तो जाना, कहाँ कहीं कोई देख रहा, या नहीं? भाई लाइफ आपकी है, आप अब इतने तो आपकी एज हो ही गई कि आप अपने फैसले खुद से कर सको। हमारे माँ-बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वे बेचारे उन्हें तो सिर्फ़ इतना पता है कि पैसे देने हैं। भाई क्या कर रहा? पढ़ रहा मैं। उन्होंने क्या किया कि पैसे दिए और पैसे दे के कि फीस मिल गई भाई जाओ। उन्हें ये थोड़ा ना पता, पता चला कि फीस लेके आप पता चला वहाँ बैठे पिज़्ज़ा होटल में, उन्हें नहीं पता। सर को कह दिया कि भाई चलो अगले महीने ले लियो फीस सर, अभी प्रॉब्लम चल रही है कुछ। वो बेचारे पेट काट-काट के अपना आपको फीस जमा करते हैं। वो चाहे किसी से उधार माँग कर लाओ। मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं कि पढ़ने के लिए ना कि हमारे बच्चे को एडमिशन मिल जाए, हाथ तक जोड़ लिया सामने। जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े लेकिन हमारे लिए भी हाथ तक जोड़ लें। तो क्या हमारा इतना ही फर्ज़ है कि बस आए, पास हो गए ठीक है, नहीं तो अपना कुछ काम कर जिसके पास है ना प्लान बी होगा ना, वो कभी सक्सेस नहीं होता। और जिसका दिमाग है ना सिर्फ़ यही रहेगा ना कि मुझे नौकरी लेनी है तो लेनी ही लेनी, चाहे उस वो एक ही वैकेंसी निकली हुई, मुझे उस पे ही जाना। और जिसके पास ये होता है ना कि प्लान बी, कि अरे चल नहीं नौकरी भी लगी, तो यार काम तो है ही, काम सीख लेंगे कुछ, तो फिर वो काम ही सीखता है क्योंकि अगर 50-50% एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव है ना, तो 50% वो नेगेटिव की तरफ ही जाता है हमेशा। 50 क्या अगर 1% पॉज़िटिव है और 99% नेगेटिव भी है ना, तब भी आप नेगेटिव ही हो जाओगे। और ये सच्चाई है। तभी देखना, जब भी पढ़ो, तो अपने मम्मी-पापा की तरफ को देखना, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, सिर्फ़ आपके लिए, हमारे लिए और किसी के लिए नहीं। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी मम्मी भी काम पे जाती होंगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनके पापा काम पे जाते होंगे, समझ गए नहीं?
और बहुत देखो, मम्मी और पापा कभी जब काम करके आते हैं ना, वो काम भी करके आते हैं, घर पर खाना बना के देंगे। और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि हाँ, आपके घर में आपको कोई परेशान नहीं करता होगा। किताब उठा के बैठते होंगे ना, पानी का गिलास भी वहीं आता होगा। कहते होंगे ना कि पानी गिलास गर्म करके मिलता होगा, जैसे सर्दी हो रही है अब। तो आपका फर्ज क्या है कि हाँ, आप इस चीज़ से उन्हें बाहर निकाल लो। समझ गए नहीं? और राजू जी ने सही कहा कि अपना हर पेपर ना यही सोच कर दो कि लास्ट है, बस इसमें ही निकालना है यार। जब पेपर देने जाते हो ना कभी, आप लोगों ने ज़्यादा इतने तो पेपर नहीं दिए होंगे, लेकिन जब पेपर देने जाओगे ना दूर-दूर, तो वहाँ पे देखना खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कि हम होटल में एक रूम ले लें 400-500 रुपए का, बेचारे स्टेशन पे सोते हैं इतनी सर्दी में भी। और आप लोग भी उनमें से ही हो, ऐसा नहीं है। भाई बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार पैसे नहीं हैं, घर वालों को बोल नहीं सकते, क्या करें? स्टेशन पर सोना पड़ता है। मैं खुद एक बार जयपुर एग्ज़ाम देने के लिए गया था, जहाँ मैं डीवी में निकल गया था, तो वहाँ पे उस टाइम पे रूम जयपुर में इतने हाई रेट के थे कि ₹1000 से नीचे कोई दे नहीं रहा था, और उस टाइम पे 2018 में ₹1000 थे नहीं, तो हम खुद स्टेशन पे सोए थे। और वहाँ स्टेशन पे सो के ना, मन में ना यही चल रहा था कि यार आज हम स्टेशन पे सो रहे हैं, घर-बार होने के बाद भी आज स्टेशन पे सो रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, हमें नौकरी मिल जाए। अगर आप स्टेशन पे सो रहे हैं तो एक टाइम में ऐसा लेके आओ कि हाँ, आप एक अच्छी जगह भी बैठ के सोओ, एक अच्छी जगह रूम ले सको, जितने लोग आपकी इज़्ज़त करें। और ये बात सच्चाई है, अगर आप एक ग्रुप डी की भी जॉब करते हो ना, एक चपरासी की भी जॉब करते हो, तो आपका ना समाज में स्टेटस बदल जाता है एकदम। लोग हैं ना, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके है ना, देखने का नज़रिया बदल जाता है आपको। ये कहते हैं क्या करता है कि यार लड़का जॉब कर रहा है वहाँ पे। भले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। और ये भी सच्चाई है कि ये तो बात सुनी होगी कि रिश्ते तुरंत आने शुरू हो जाएँ। मेरी बुआ जी का लड़का है, 20-22 साल का है, सिर्फ़ यही है वो अभी पिछले जून में जॉइनिंग हुई थी उसकी, 22 साल का है वो। देख लो 22 साल की कितनी एज होती है, उसका जिस दिन जॉइनिंग हुई उस दिन रिश्ते आ गए। उस टाइम पे ना रिश्ते का ना ऐसा होता है कि लड़कों की बोली लगनी शुरू हो जाती है कि कितने में 15 लाख में, कितने में 20 लाख में। तो अपनी ना एक स्टेटस ना ऐसा बनाओ कि अरे मुझे नहीं चाहिए तेरे 20 लाख रुपए भाई, इतनी औकात है मेरी कि मैं खुद खरीद लूँगा। समझ गए नहीं? क्योंकि मेरे पापा जी ने क्या है कि भाई हाथ ऐसे नहीं, हाथ ऐसे रखना, मतलब माँगने वाला नहीं, देने वाला होना चाहिए। समझ गए नहीं? अगर जितना ज़्यादा अपनी तरफ से देखो, आप लोगों का जुनून, आप लोगों की सेवा, आप लोगों की ईमानदारी, यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। जितना ज़्यादा जुनून रखोगे, आप सिर्फ़ 20 मिनट बैठ कर पढ़ लो लगातार, सिर्फ़ फ़ोकस इधर ना इधर, सिर्फ़ फ़ोकस अपनी बुक पे कि हाँ, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर देखना, अगर ना आपका मन आगे पढ़ने का करता रहा ना और क्वेश्चन भी ना निकले तब बोलना। अगर आप दिमाग में पहले ही कचरा लेके बैठोगे, अरे यार थोड़ी देर में खाना भी खाना, पहले सबसे पहले ना बैठते टाइम ना यही बात आती है दिमाग में कि यार खाना भी खाना थोड़ी देर में, और खाना खाते फिर नींद आ जाए। जितना ज़्यादा अपने आप को रेस्ट मोड पे छोड़ दोगे ना, उतना ज़्यादा आलकस होगा। इसलिए रेस्ट मोड पे छोड़ दो। पता चला कि आधे तो ऐसे करते होंगे कि रज़ाई में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, और पता चला थोड़ी देर बाद में रज़ाई में टाँगें डाल ली और नीचे चलते-चलते रज़ाई ऊपर सिर पे आ जाएगी ऐसे। तो क्लास में भी ऐसे बैठते हैं कि बस टाँगें उनकी बोर्ड तक आ जाएँ। तो अब एक बात बताओ, भाई जितना हम है ना अपने आप को कम्फ़र्ट कराएँगे ना, उतनी ज़्यादा हम क्या होंगे, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो थोड़ी देर सर्दी में बैठो, मैं लिख के दूँ, सर्दी में नींद नहीं आ सकती। आपको नींद आती है, आप बिना रज़ाई के सो के दिखा दो, आने की नहीं नींद। क्यों नहीं आने की? क्योंकि सर्दी लग रही है। तो यही चीज़ आपको जगाओगी। इसलिए है ना जुनून जगाओ अपने अंदर कि हाँ, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और एक दिन दीपक सर बोल रहे थे कि कहीं न कहीं है ना एक टीचर भी फेलियर होता है। ये बात सच्चाई है कि टीचर कहीं न कहीं फेलियर होता है। लेकिन उसे ना उन रास्तों का पता है, जहाँ उन्होंने गलती की। जहाँ हमने गलती की ना, हमें पता है कि हमने गलती कहाँ की, ताकि आप लोग उस गलती को ना दोहराओ।
अगर आप किसी सक्सेस बंदे से पूछोगे ना कि तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है, तो पता नहीं क्या-क्या बताएगा। अरे मैं तो रात को 3 बजे तक पढ़ता था, 4 बजे तक पढ़ता था, सुबह तक 4-4 बजे तक पढ़ता रहता था। लेकिन जो एक फेलियर बंदा होता है ना, वो सही बताता है कि मेरी गलती कहाँ थी। मैंने एग्ज़ाम भी निकाल दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कहीं न कहीं इंटरव्यू में बाहर हो गया। मैंने एग्ज़ाम भी निकाल दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिजिकल में बाहर हो गया। सारे रिटन क्वालीफाई कर दिए, प्री, मेन, साइको, वाइको, डिवी में फेल हो गया। तो उसे पता है कि मैंने गलती कहाँ की। उस गलती को आप ना दोहराओ, इसलिए टीचर आपको हर तरीके से बताता है कि हाँ, आपको कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे चलना है। और यही है, इसलिए तो कहता है कि गुरु को सबसे ऊँचा दर्जा दिया गया है। बहुत से ऐसे सोचते हैं, मैंने बहुत बार देखा भी है अपने उसमें भी। ये बोलते हैं, "अरे यार, खुद का तो नंबर नहीं निकला, दूसरों को पढ़ा रहे। खुद की तो नौकरी नहीं लगी।" नंबर तो पता नहीं जितने भी यहाँ बैठे, पता नहीं कितनी बार निकला हुआ होगा हर जगह। 5-5, 6-6 पेपर में पता नहीं कितनी बार निकला हुआ होगा। लेकिन कहीं न कहीं फाइनल में आके रह रहे हैं। क्योंकि जब तक समय नहीं होता, जब तक कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ का एक समय होता है। और जितनी मेहनत ना आपने 1 साल तक 10वीं में की ना, इतनी मेहनत 1 साल तक इसमें कर लो बस, अपने कॉम्पिटिशन में फिर देखो। 10वीं में दिमाग में रहता है यार, कोचिंग भी जाना, 3-3 कोचिंग थी। 10वीं 12वीं में 2-2 3-3 कोचिंग थी। सुबह जाते, शाम को आते, बैठ जाते और रात को भी पढ़ाते। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता ना, कि जैसे फरवरी चल गया, अब फरवरी में अब एग्ज़ाम होंगे, तो फरवरी में से पहले ही है ना, 15 दिन पहले ही ऐसे बैठ जाते बुक लेके कि बस क्या कहते हैं ना, भाई खाना खा ले, मम्मी कहती खाना खा ले। अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रही अभी तो, बाद में खावांगे बस अब तो। और इसलिए आप लोगों के नंबर भी अच्छे आ जाते थे। अब कारण क्या है? अब दिमाग में ये रहा है, अरे यार ये ऑब्वियसली बस एक बात बताऊँ, अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ, मोस्टली जिसने 10वीं की बुक पढ़ रखी थी ना साइंस की, उसका एक भी क्वेश्चन साइंस का छूटा नहीं होगा। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने खुद 10वीं का पढ़ाया और अब भी पढ़ाता हूँ 10वीं वालों को, 9th और 10th वालों को। उसके है ना, मुझे खुद साइंस की बुक से 15 क्वेश्चन मिले थे। तो अब आप देखो कि अगर 15-15 क्वेश्चन एक बुक से मिल रहे तो क्या दिक्कत है? लोग बाग ऐसा सोचते हैं, कह रहा है ग्रुप डी की नौकरी है, कोई नौकरी थोड़ा है ना, ग्रुप डी में नंबर निकाल के दिखा दो, पता चल जाएगा। ग्रुप डी की नौकरी, जिस नौकरी बताया ना, उसकी अब ग्रुप सी में पहुँचा दिया उसे भी। ग्रुप डी के पद भी खत्म करने को जा रही है सरकार, उसे भी ग्रुप सी में पहुँचा रहे हो। तो आप सोचो कि एक नौकरी लेने के लिए आपको, देखो, मेहनत इतनी नहीं है जितनी आप सोचते हो ना कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक कंटिन्यूटी, एक रूटीन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ में आप अगर कंटिन्यूटी रखोगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। किताबें कहते हैं कि आप मुझे टाइम दो, मैं आपको सक्सेस दूँगी। यही है किताबों का रूल, कि अगर आप किताबों को टाइम दोगे, तो वो आपको सक्सेस देगी ज़रूर। और अगर नहीं टाइम दोगे, तो फिर तो भाई सीधी-सी बात है, अगर आप किसी को टाइम देते हो रिश्ते में भी, अपनी फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को, आपने देखा होगा कि अगर अपने दोस्तों को आप टाइम दे रहे, तो वो आपका दोस्त है, किसी भी टाइम बुला लो। और टाइम देना बंद कर दो, फ़ोन पे बात करना बंद कर दो, कुछ दिन बाद कहेगा, "अरे हाँ, मेरे तो बात तो करता नहीं, फ़ोन पे क्यों आऊँ मैं?" तो हर चीज़ को ना एक-दूसरे से जोड़ कर देखा करो, यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। तो ठीक है फिर, आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया, धन्यवाद और हैप्पी रिपब्लिक डे। सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को ये एक विशेष दिन मनाया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। ये मनाया क्यों जाता है, इस पे एक दृष्टि, एक प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे देश के लिए जो स्वराज्य की मांग की थी, वो की थी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में 31 दिसंबर की रात को घोषणा की पूर्ण स्वराज्य की। पूर्ण स्वराज्य मतलब जब पूरा देश हमें भारतीयों यानी कि अपने हाथों में चाहिए। लेकिन किसी कारण से देश आज़ाद नहीं हो पाया, तो उन्होंने कहा कि हम 26 दिसंबर 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये उन्होंने घोषणा कर दी। अब ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन देश तो आज़ाद नहीं हो पाया। जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान को स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन केवल स्वीकार किया गया कि हाँ, अब संविधान पूरा तैयार है। लेकिन वो इतिहास की जो एक तारीख चली आ रही थी, 26
उस तारीख को जो 26 जनवरी 1930 को कहा था कि हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उसको एक राष्ट्रीय पर्व का रूप दे दिया गया, जिसकी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये कारण है कि संविधान को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ये कारण था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसलिए डेट खास हो जाती है। अब थोड़ा सा संविधान के ऊपर हम प्रकाश डाल लेते हैं। जिस समय संविधान के बनने की शुरुआत हुई तो उसके सदस्यों में जो संख्या थी वो थी 389, लेकिन पाकिस्तान और भारत को अलग होना था, यानी कि पाकिस्तान भारत से हटके एक अलग राष्ट्र बनना था। तो उस राष्ट्र के बनने के कारण कुछ लोग उधर चले गए, जिसकी वजह से संख्या जो रह गई वो रह गई 299। उन 299 में से जब तक संविधान लागू होने का समय आया तब तक कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ की डेथ हो गई। तो भारत में जो लोग बचे संविधान के लिए वो बचे 284, जिनमें से 15 महिलाएं थी। अब यही पूछा जाता है कि संविधान पर अंतिम क्षणों में जो साइन हुए वो कब हुए? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि लागू होने से ठीक 2 दिन पहले अंतिम बैठक होती है, और जो साइन किए गए थे उनकी संख्या थी 284, जिनमें 15 महिलाएं थी। अब पहले जो साइन करने वाले थे वो कौन थे? जिन्होंने पहली बार साइन किया, जवाहरलाल नेहरू जी। और जो अंतिम थे जिन्होंने साइन किया, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो संविधान को लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 से, और उसके बाद भारत में रहने वाले लोग और भारत में पैदा होने वाले लोग उस संविधान के अंतर्गत आते हैं। जो हैं उनको भी मानना पड़ेगा और जो पैदा होंगे उनको भी मानना पड़ेगा। संविधान का मतलब होता है एक रूल रेगुलेशन जो आपको एक सही स्थिति और परिस्थितियों में जीने के लिए आपको संसाधन कह सकते हैं, संसाधन मौजूद कराए, उसे कहते हैं संविधान। आपकी जिंदगी को अस्त व्यस्त न करके एक व्यवस्था का रूप देना संविधान है। तो आपकी जिंदगी में संविधान को, किसी भी देश में संविधान को इसलिए लागू किया जाता है ताकि आपको कुछ सुविधाएं, कुछ व्यवस्था दी जा सके, और आप जो अव्यवस्था पैदा करने वाले हैं दूसरों के लिए उन व्यवस्थाओं को किया जा सके, इसलिए संविधान होता है। तो बेहतर है, जैसे बच्चों ने कहा था कि हम खुद के देश में कुछ रूल्स नहीं मानते हैं, आपको जाना चाहिए हेलमेट लगा के, जाना चाहिए ना हेलमेट लगा के, लेकिन लगाते कितने हैं? कोई नहीं लगाता। अगर लंबा ही सफ़र करना हो तो लगाएंगे, लेकिन जो अगर थोड़ी दूर जाना है तो नहीं लगाएंगे। जबकि ये एक नियम है कि आप अगर हेलमेट लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी के लिए है। खैर, अगेन आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी पढ़ाई और लिखाई, देखो संविधान में कहा गया है कि जो मूल अधिकार है, शिक्षा का भी एक मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये संविधान कहता है। अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा इसलिए अनिवार्य की गई ताकि 14 वर्ष तक आते आते वो शिक्षा का महत्व समझें, और शिक्षा का महत्व समझ के 14 वर्ष के बाद अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। इसलिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई थी, क्योंकि 14 साल तक का बच्चा इस समाज को जानने लगता है, पहचानने लगता है, और उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने लगता है। इसलिए इस चीज़ को डाला गया था। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर-उधर की सारी चीज़ों को छोड़ के। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। सभी को शिखर परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र मतलब क्या, सर ने भी बताया, आप लोगों ने भी कहीं ने कहा कि संविधान का लागू होना। फिर सर ने संविधान का भी मीनिंग बताया, नियमों का लागू होना। एक दिन एक स्टूडेंट मेरे साथ ऑफिस में बैठे और मुझसे कहने लगे, सर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं यहाँ सेंटर में आ गया, नौकरी ले लूँगा, बात खत्म, बस हो गया लक्ष्य पूरा। तो मैं उन्हें कहा कि उस टाइम मैं भी जल्दी में था कि किसी दिन फुर्सत में बैठ के बात करेंगे। तो जीवन का केवल एक ही लक्ष्य नहीं है नौकरी लेना। हमारा जन्म हुआ, हम जिस भी परिवार में जन्म हुआ, हम बड़े होकर के उस
परिवार को खुशियां दे पाएं, ये हमारा लक्ष्य है। शिखर एकेडमी ज्वाइन किया या जहां पे भी कोचिंग ली तो वहां आने का लक्ष्य है कि नौकरी मिल जाए। इस समाज में जन्म लिया ताकि हम इस काबिल हों कि समाज के प्रति कुछ कर पाएं। आगे हमारी जो जनरेशन होगी, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स रही वो उनके साथ ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो जीवन के उद्देश्य केवल एक नहीं है कि हाँ जन्म लिया, नौकरी ली और छुट्टी। हर मोड़ पे हर कर्तव्य हमारा एक जो है लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपना खुद का एक संविधान होना बहुत जरूरी है। ये संविधान ये नहीं कि संडे 8:30 बजे का आता चल 8:25 तक क्लास पहुंचते हैं, ये संविधान नहीं है। संविधान जो आपको बताए हैं कि घर वालों को कैसे खुशी देनी है, अपने जीवन को कैसे सुधारना है, अपने आने वाली जनरेशन को कैसे खुश रखना है और अपने समाज को कैसे लेके चलना है, वो है जीवन के लक्ष्य। और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो तरह से जो हमारी प्लानिंग है वो अभी अधूरी है। उसे आगे लेके जाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। अभी तो हमें मौसम का डर लगता है, दिन और रात का डर लगता है। लक्ष्य इन डर से बहुत आगे की चीज है। तो इन सारी चीजों के लिए एक सोच समझ के साथ एक प्लानिंग करिए और कुछ भी करके लक्ष्य अपना प्राप्त करिए। आने वाले टाइम में लक्ष्य का मतलब यही नहीं कि हाँ हमारी जो जनरेशन है सिर्फ उसे ही खुश रखना है। यहाँ जो मैंने समाज से बात रखी कि समाज को खुश करना है, तो समाज के प्रति हमारा लक्ष्य कैसा होता है। मेरे इनकम कम है, मान लो मैं 5,000 रुपये महीना ही कमाता हूँ, तो सीधे सी बात है बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है आज के टाइम में। लेकिन क्या मैं 5 रुपये महीने भी खर्च नहीं कर सकता अपने समाज के लिए? 5 रुपये तो खर्च कर ही सकता हूँ। 5 रुपये का मतलब एक पार्ले जी का बिस्किट लेके अगर हर महीने एक गरीब बच्चे को देता रहूं और हर कोई ऐसा करता रहे, तो गरीब बच्चे की भूख खत्म हो गई। जिसका 100 रुपए का बजट है वो हर महीने का, वो अपने एक बच्चे को एक प्राइवेट छोटे से स्कूल में डाल दे, क्या 100 रुपए महीने की फीस नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं। जिसका और ज्यादा बजट है वो क्या एक अनाथालय से बच्चे को गोद नहीं ले सकता? ले सकता है। तो ये समाज के प्रति लक्ष्य हैं जिसे हमें समाज को उन्नत बनाने के लिए जरूरी है। और इन सब के लिए फिर से जरूरी है अपने जीवन में अपना खुद का एक संविधान होना कि हाँ मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। इतने सारे लोग शहीद हुए तब जाकर के देश आजाद हुआ। इतने सारे लोग संविधान बनाने बैठे तब देश का एक संविधान बना। और अब वो जरूरत है हमें अपनी जिंदगी में लाने की कि हम अपने जीवन को इसी तरह से नियमित कर सकें। केवल मरना कटना ही नहीं होता। ठीक बात रखी थी मंजीत जी ने भी, बिल गेट्स वाली। राजू जी ने बात रखी कि भाई आखिरी एग्जाम होना चाहिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। अनुज जी ने भी पढ़ाई की बात रखी, सर ने भी बहुत कुछ बताया और आप सब लोगों ने भी रखा। अब आपने आपको देख लो, आप लोग इस टाइम वहां बैठे हैं जहां एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और आज भी आपको घबराहट होती है उनके सामने खड़े होकर के बोलने में। आता आप सबको है, जब हमने थोड़ा सा प्रेशर डाला कई लोगों ने आके कह भी दिया। तो दूर करनी है इन कमियों को अपनी, और इसके लिए आज ही प्रण ले लो कि हाँ कुछ भी हो जाए मुझे अगले साल तक ये काम ऐसे ऐसे निपटाने हैं। जिस दिन नौकरी लग गई तो जो पहला लक्ष्य था घर वालों को खुशी देनी है, वो लक्ष्य उस दिन पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपसे घर वाले सिर्फ इतनी ही उम्मीद लेके बैठे हैं। घर वालों को आपसे ये नहीं है कि हाँ नौकरी देगा तो चल हमें ये देगा फलाना देगा। माँ बाप ये इच्छा नहीं रखते, वो तो अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं। लेकिन वो खुशी हम कैसे दें, वो काम तो हमें ही करना पड़ेगा। ठीक, तो इन सब लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए अपने जीवन में अपने नियम बनाइए और इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो ये बात तो थी यहाँ तक। अब आगे की बात, सन 2023 शुरू हुआ, 2022 खत्म हो गया। इस 2022 में क्योंकि साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है तो सेंटर के लिए बोलना भी बहुत जरूरी है। ठीक, इस 2022 में सेंटर से कई सारे जो है बहुत अच्छे
स्टूडेंट्स हमारे जो है अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचे, कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की अभी तक नहीं हुई है ना, ज्वाइनिंग लेटर ड्यू है। लेकिन इस 2022 में एक बहुत दुखद घटना भी हमारे साथ हुई, एक हमारे कैंडिडेट के साथ। जो बात हो रही थी कि हम लोग किसी न किसी मोड़ पे बाहर होते हैं, और वो एक कैंडिडेट बाहर हुआ डीवी में। जैसे मंजीत जी ने कहा कि कोई प्री में, कोई मेंस में, कोई किसी में। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि भाई ऐसी गलती किसी और के साथ ना हो। फॉर्म भरते हुए एक मिस्टेक हुई थी, और फॉर्म मिस्टेक होने के बाद फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी वो जॉइनिंग उनको नहीं मिली है। ऐसी चीज़ों को जो है अपने जीवन में थोड़ा-सा लेके आइए कि अपनी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने क्लास में एक जने का ज़िक्र किया था, शायद सारे लोग उस टाइम नहीं थे, इसलिए अब दोबारा फिर कर रहा हूँ। हमारे एक फ्रेंड देवराज पवार, उनकी सिस्टर हैं नीना पवार, ठीक? उनका अभी सिलेक्शन हुआ है यूपी पीएससी एआरओ के पद पर, सचिवालय मिला है उनको, ठीक? भाखला गाँव से हैं वो। लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मंजीत जी ने कहा था, शायद मंजीत जी ने ये बात रखी थी कि लड़के की सरकारी नौकरी लगी, पहले ही दिन रिश्ता आना शुरू हुआ, 15 लाख, 20 लाख, वाक़ई में बोली लगती है, ये सच है। लड़की को कभी मौका नहीं मिलता, अरे! मुझे तो बस लड़का पसंद नहीं है, लड़की को कभी मौका नहीं मिलता। जहाँ बाप ने कह दिया वहाँ चल दी। क्यों नहीं मौका मिलता? क्योंकि लड़का अपने पाँव पे खड़ा है, इसलिए उसकी बोली लग रही है। लड़कियों को बहुत ज़रूरत है अपने लिए बोली लगवाने की, मतलब अपनी वो जो करने की। तो आपको तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठना है। हमारे घर में एक महिला होती है जिसे हम अपनी माँ या दादी कहते हैं। वो हमारे पूरे घर को पूरे ऊपर उठा के रखती है, हमें खाने की दिक्कत नहीं आने देती, हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने देती। तो लड़कियों, आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पूरा देश सँभालना है। तो स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइन, उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगिए। यहीं तक अपने विचार रखते हुए आपको फिर से आज के गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।